बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बुक 2 सेकेंड ईयर से यूनिट नंबर 14 लुइस पास्चर और उसका थर्ड पार्ट, और उसके साथ ग्रामर सेक्शन से आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ कंटिन्यूस सॉल्व पैराग्राफ फ्रॉम 18 टू 21। मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और वह लुइस पास्चर यूनिट नंबर 14। इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और उससे फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ओवरव्यू भी देखा है इसका। लास्ट क्लास के अंदर हम देखा था लुइस पास्चर से कि लुइस पास्चर की अचीवमेंट जो थी वो डिस्कस की थी कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। और उसमें हमने देखा था कि फर्स्टली उसने फर्मेंटेशन के बारे में बताया कि फर्मेंटेशन जो वो क्यों होती है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए लॉर्ड लिस्टर ने फिर किस तरह से ज़ख्मों की सोजिश का मामला जो था वो हल किया। इसके बाद हमने देखा स्पॉन्टेनियस जनरेशन फैक्ट है या नहीं है, क्या ये हकीकत है। इस चीज़ को भी उसने बाय एक्सपेरिमेंट एक पूरी कमेटी के सामने जो प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो एक फैक्ट नहीं है। उसके बाद उसकी थर्ड अचीवमेंट थी, और एक बड़ी अचीवमेंट थी जिसने फ्रांस को बहुत ज़्यादा फ्रांस की हेल्प की, और एक डिक्लाइन होती हुई इंडस्ट्री जो थी वो दोबारा से डेवलप होना शुरू होगी, और वो थी सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री। 1849 से लेके 1865 तक बड़ी पीक पे रही इंडस्ट्री जो थी फ्रांस के अंदर, और ख़ासकर जो जनूबी फ्रांस था वहाँ पर शुमाली और जनूबी फ्रांस दोनों एरियाज़ जो थे, इन इलाकों के अंदर हर गांव की तमाम जो फैमिलीज़ थी वो सिल्क के कीड़े पालने का काम करते थे, और बड़े पैमाने पर ये सिल्क जो था वो एक्सपोर्ट किया जाता था। अचानक 65 के अंदर बीमारी पैदा हुई, और सिल्क के जो कीड़े थे, रेशम के कीड़े जो थे वो बीमार होना शुरू हो गए, और उनके अंडे भी बीमार होना शुरू हो गए, और रेशम की सनत जो थी वो जवाल पजीर होना शुरू हो गई। वजूहात सामने नहीं आ रही थी, और क्या नाम है, बादल नाखास्ता हुकूमत ने कांटेक्ट किया किनके साथ, लुइस पास्चर के साथ, कि आप इस मामले को देखो और मुनासिब तजावीज़ जो वो दो। पहले तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया हुकूमत का ये प्रपोज़ल, लेकिन फाइनली चूँकि वो एक सिंपैथेटिक और हमदर्दियाँ रखने वाला बंदा था लोगों के साथ, इसलिए उसने इसको एक्सेप्ट किया और एक इलाके की तरफ मूव किया। वहाँ पर जाकर उसने सूरत हाल का जायज़ा लिया, और फाइनली उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी लोगों को कि क्या नाम है कि रेशम के कीड़े जो अब मौजूदा सूरत हाल है, रेशम के तंदुरुस्त कीड़ों को अलहदा कर दिया जाए, बीमार कीड़े और बीमार अंडे जो हैं वो दोनों को तलफ कर दिया जाए, और मौजूदा जो जगह है जहाँ पर कीड़े पालने वो जो रूम्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उनको चेंज कर दिया जाए, यानी वेंटिलेटेड और क्या नाम है मॉडरेट टेम्परेचर वाले रूम्स हैं उनकी सिलेक्शन की जाए और इनकी जगह चेंज कर दी जाए। सिर्फ इस एक एडवाइस से ही रेशम के जो कीड़े पालने की सनत थी वो दोबारा से डेवलप होना शुरू होगी, नहीं तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेशम के कीड़े हर साल उनके अंडे जो थे वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते थे, और ख़ासी हुकूमत को जो है ना वो कसीर ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता था। अब जब फ्लोरिश होना शुरू होगी, डेवलप होना शुरू होगी, तो यकीनी तौर पर इसकी छोटी सी रिकमेंडेशन एडवाइस जो थी वो फ्रांस के लिए बड़ी कारगर साबित हुई। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में, सिल्क वॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। आज मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, और यही कंटिन्यू रहेगी। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये जो सिल्क वर्म के हवाले से डिस्कशन थी वो कंटिन्यू, उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट की तरफ मूव करेंगे। दिस ट्रीटमेंट दो इट वाज नॉट एट वंस अडॉप्टेड, ये जो तरीका इलाज था इसको फ़ौरन से नहीं अपनाया गया, यानी फ़ौरन से इसने तरीका इलाज कह दिया था कि बीमार और जो तंदुरुस्त कीड़े हैं उनको अलग-अलग कर दिया जाए, इसी तरह बीमार और तंदुरुस्त जो अंडे हैं उनको भी अलग-अलग कर दिया जाए। अब रेशम के कीड़े के अंडे बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो ये भी एक मसला दरपेश था कि माइक्रोस्कोप गांव के लोगों को देना कि इसके ज़रिए जज करो, तो ये भी उसको बड़ा मसला था, लेकिन उसने बड़े प्यार से समझा लिया, बल्कि एक छोटे से बच्चे को इन्वाइट किया, ये देखो ये छोटा सा जो बच्चा है ये भी ये मशीन चला सकता है, तो तुम तो बड़ी आसानी से चला सकते हो, यानी बड़े तरीके से उसने लोगों को कायल किया उस मशीन के, ताकि वो खुद लोग जज करें, एनालिसिस करें, और बीमार और तंदुरुस्त कीड़े और अंडे जो उनको सेपरेट किया जाए। ये तरीका इलाज इट वॉज नॉट एट वंस अडॉप्टेड, इसको फ़ौरन अडॉप्ट नहीं किया गया। इट वॉज़ वेरी सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द एपिडेमिक, वबा को कम करने में ये तरीका बड़ा कारगर साबित हुआ। इट हैज़ बिन एस्टिमेटेड, ये अंदाज़ा लगाया गया दैट बिफोर पास्चर केम टू रेस्क्यू, कि जब पास्चर हिफाजत के लिए रेस्क्यू के लिए नहीं आया था, यानी जब पास्चर ने इसके तजावीज़ नहीं दी थी, फ्रांस हैड लॉस्ट 40 मिलियन फ्रैंक्स थ्रू सिल्क वर्म डिजीज़, कि रेशम के कीड़ों की बीमारी की वजह से फ्रांस 40 मिलियन फ्रैंक्स जो था वो लूज़ कर चुका था। An even more important result of this work was that it led Pasteur on to study the infectious disease. इससे एक तो ये फ़ायदा हुआ कि सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री बेहतर हुई, और सेकेंडली
इन्फेक्शियस डिजीज़, इसको मौका मिला मुतअद्दी जो बीमारी थी, ये भी चूँकि मुतअद्दी बीमारी थी, एक कीड़ा बीमार हुआ उसके साथ ही दूसरा तीसरा चौथा और हत्ता कि ये पूरे इलाके रीजन के अंदर ये बीमारी फैल गई, इसको मौका मिला मुतअद्दी बीमारियों के ऊपर सर्च करने का भी। ऑफ द हायर एनिमल्स, बड़े जानवरों की, इंक्लूडिंग मैन और इंसानों समेत, यानी इसका अब ध्यान हो गया था इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरफ और सर्च उस पर स्टार्ट कर दी। इट वॉज ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द सिल्कवर्म के ऊपर काम कर रहा था और काम के दौरान पासर सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक, पासर के ऊपर हमला हुआ फालिज का। द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ विच ही नेवर शुक ऑफ, और बाद में सारी ज़िंदगी जिस्मानी असरात जो थे वो इसके ऊपर रहे। इट हैज़ बिन एट्रीब्यूटेड ओवर वर्क ऑन द सिल्क प्रॉब्लम, और असल में हुआ इस वजह से था कि ओवर वर्क, उसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिया था ये जो रेशम के कीड़ों की बीमारी वाला मसला था। प्रोविडेंशली, और खुशकिस्मती से, हाउएवर हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड, वो जिस्मानी तौर पर तो इफेक्ट हुआ था लेकिन उसका माइंड जो था वो इंजर नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ जहनी। एंड इन 1877 एट द एज ऑफ 55, और 1877 में 55 साल की उम्र में, ही बिगेन टू स्टडी द कैटल डिजीज नेम एंथ्राक्स, उसने एक मवेशियों की बीमारी के ऊपर भी काम शुरू किया, नेम था उसका एंथ्राक्स। ये काला फोड़ा टाइप की चीज़ निकल आती है, ब्लॉच बन जाता है बॉडी के ऊपर, वो उसका शुरू किया स्टडी। इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड दैट दिस वाज ड्यू टू चर्म, पहले ये चीज़ पता लगा ली थी गई थी कि ये मसला जरासीम की वजह से है। एंड पास्चर फाइनली प्रूव द ट्रूथ ऑफ दिस थ्योरी, और पास्चर ने इस नज़रिए की सच्चाई को साबित किया। एंड फर्दर वर्क आउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, और हिफाजती इलाज भी पेश किया। ही कल्टिवेटेड द एंथ्राक्स बेसिलस इन सच अ वे, उसने एंथ्राक्स बेसिलस यानी उसने जो जरासीम थे बीमारी के उन्हीं को लिया, और यानी वो जो एंथ्राक्स बीमारी के जरासीम थे और उन्हीं को लेके उन्हें मोल्ड किया इन सच अ वे, और इस तरीके से किया दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस, कि इनका ख़तरा जो था वो बहुत माइल्ड हो गया, मामूली हो गया। एंड प्रूव दैट दीज वीकेंड जर्म्स इंट्रोड्यूस इनटू एन एनिमल्स ब्लड, और ये किया इसने कि इन कमज़ोर जरासीमों को, यानी कि पहले बीमारी के जरासीमों के लिया लैब के अंदर, उनको एक्सपेरिमेंट किया, कमज़ोर करके इन्हीं कमज़ोर जरासीमों को इनॉकुलेट किया बॉडी के अंदर जानवरों की। एंड इट गिव राइज टू ओनली स्लाइड सिम्टम ऑफ एंथ्राक्स, और बाद में मालूम हुआ कि एंथ्राक्स की जो अलामतें थी वो बहुत कम रह गई। एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्रॉम द टेकिंग द डेडली फॉर्म, और जो मुहलिक स्टेज थी, मुहलिक हालत थी जानवरों की, वो ख़त्म हो गई। इन द सेम वे एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, जिस तरह इंसानों में वैक्सीनेशन की वजह से चीचक की बीमारी का इलाज हुआ था, इसी तरह यानी वैक्सीनेशन अभी किस तरीके से हुई थी कि जिस्म के बीमार, जिस्म के जो जरासीम होते थे बीमारी वाले, उन्हें लिया जाता था, उन्हें मोल्ड करके फिर दोबारा बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता था, और अब जर्म वर्सेस जर्म एक फाइट होती थी जिसकी वजह से जिस्म ठीक हो जाता था। सेम तरीक़ेकार उसने एंथ्राक्स में भी अप्लाई किया। दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट, और ये हिफाजती जो तरीका इलाज था, हैज़ सेफ गार्डेड मिलियन ऑफ शीप एंड कैटल, इसने लाखों भेड़ों को और लाखों जानवरों को बचाया फ्रॉम डिजीज़ बीमारी से। एंड रिपोर्ट फ्रॉम फ्रांस एंड हंगरी शो, और हंगरी और फ्रांस की रिपोर्ट ये जाहिर करती हैं दैट ऑन मैनी फार्म्स, बहुत सारे यानी खेतों में, बहुत सारे एरियाज़ में, द डेथ रेट फ्रॉम एंथ्राक्स हैज़ फॉलन, एंथ्राक्स की जो शरह अमवात थी वो कम हो गई थी फ्रॉम 10% टू 1%, 10% से 1% पे आ गई थी अमंगस शीप, भेड़ों के दरमियान। एंड फ्रॉम 5% टू लेस देन 1% अमंग कैटल, और मवेशियों के दरमियान ये शरह 5% से गिर के 1% तक रह गई थी। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पास्चर्स वर्क, और ये कामयाबी पास्चर को उसकी अगली स्टेज पर लेगी, तरक्की की। दैट ऑन ह्यूमन डिजीज़, कि इंसानी जो बीमारियां हैं, ओवरकमिंग हिज डिसलाइक ऑफ सीइंग सफरिंग, इंसानी बीमारियां जो उन पर किस तरह से काबू पाना है। ही विजिटेड हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल्स को विज़िट किया। कलेक्टिंग इन्फेक्शियस मैटर, और जो इन्फेक्शियस मैटर था, मुतअद्दी अमराज का जो मवाद था, बीमारियां पैदा करने का सबब बना था जो मवाद, फ्रॉम पेशेंट, मरीज़ों से वो इकट्ठा किया। एग्जामिनिंग इट माइक्रोस्कोपिकली, और खुर्दबीन से इसका मुआयना किया। एंड आइडेंटिफाइंग द जर्म्स एसोसिएटेड विद वेरियस डिजीज़, और मुख्तलिफ बीमारियों के जो जरासीम थे जो इससे एसोसिएट थे उनका मुआयना किया। एट द टाइम द मेटर्निटी हॉस्पिटल्स वर डिवास्टेटेड बाई परपेरल फीवर, और एट द सेम टाइम जब ये नहीं इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम कर रहा था, उन्हीं दिनों द मेटर्निटी हॉस्पिटल्स, ये जो जच्चा बच्चा के हॉस्पिटल होते हैं, वर डिवास्टेटेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही फैल रही थी बाई परपेरल फीवर, ये
ख़वातीन का ख़ास बुखार जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़चगी के दौरान होने वाला बुखार जो है उस वजह से इन एवरी कंट्री हर मुल्क के अंदर एंड एन एपलिंग नंबर ऑफ वुमेन डाइड फ्राम द डिजीज़ और एक खौफनाक हद तक ख़वातीन जो थी इस बीमारी का शिकार हो रही थी। ये भी एक तरह की क्या ना वो बाई मर्ज थी, ये जो परपेरल फीवर है, और ये होता कि इनको था सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जो ख़वातीन है उनको। तो कह रहा है कि उधर इन्फेक्शियस डिजीज़ पे सर्च चल रही थी, उधर इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से ही फ्रांस और पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार ख़वातीन की डेथ हो रही थी। एंड पास्चर डिस्कवर्ड इट्स जर्म्स, पास्चर ने इस बीमारी के जर्म्स दरियाफ़त कर लिए। एंड एन इंटरेस्टिंग लिटिल एपिसोड इज़ रिकॉर्डेड बाई एम रॉक्स इन कनेक्शन विद द डिस्कवरी, और एक छोटा सा दिलचस्प वाक़या जो है वो एम रॉक्स तजवीज़ करता है बाद में इसकी डिस्कवरी के हवाले से, और बताते हैं वन डे एक दिन एट डिस्कशन ऑन परपेरल फीवर, परपेरल फीवर के ऊपर एक दिन डिस्कशन हो रही थी विच वॉज टेकिंग प्लेस एट द एकेडमी ऑफ मेडिसन, एकेडमी ऑफ मेडिसन के अंदर, यानी जहाँ पर डॉक्टर साइंटिस्ट बैठ कर रिसर्च कर रहे थे परपेरल फीवर के ऊपर। वाइल वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अथॉरिटीज़ वाज एलोक्वेंटली डिस्केंटिंग, एक डिस्टिंग्विश अथॉरिटी यानी नुमाया जो शख्सियत थी, नुमाया जो माहिर बंदा था जरसूमियात का, वाज एलोक्वेंटली, वो बड़े वजाहत से बड़े मौसर तरीके से डिस्केंटिंग कर रहा था। डिस्केंट करना मीन तबसरा करना, वजाहत कर रहा था ऑन द काजेज ऑफ एपिडेमिक, एपिडेमिक की वजूहात क्या होती हैं वो बाई मर्ज की, ऑफ द डिजीज़ एट मेटर्निटी हॉस्पिटल, यानी मेटर्निटी हॉस्पिटल जच्चा बच्चा हॉस्पिटल्स के अंदर वजूहात क्या होती हैं बुखार की, इस पर सर्च बता रहा था। ही वॉज सडनली इंटरप्टेड बाई पास्चर एज फॉलोज, पास्चर ने वो जो बड़ा स्किलफुल बंदा बता रहा था सारे प्रोसीजर को, अचानक उसकी बात काटी और उससे कहा इट इज़ नथिंग ऑफ ऑल दैट विच काजेज द एपिडेमिक, आप जो बता रहे हो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी जो आप तफसीलात बता रहे हो कि ये होता है ये होता है ये रीजंस होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ डॉक्टर एंड हिज बिलोंगिंग्स विच कैरी द जर्म फ्रॉम डिजीज टू द हेल्दी वुमेन, असल में जरासीम बाहर से कहीं से नहीं फैलते, ये डॉक्टर होता है जो प्रेगनेंसी वुमेन जो होती हैं उनके अंदर बीमारियां पैदा करने का सबब बनता है। एंड व्हेन द स्पीकर रिप्लाइड, जब वो उसने स्पीकर ने ये बात सुनी तो उसने रिप्लाई किया विद द सुपीरियरिटी, बड़ी बर्तरी के एहसास के साथ, विच वी कैन ऑल इमेजिन, जिसको हम तस्वर कर सकते हैं, यानी वो मोस्ट सीनियर बंदा था जो उस मीटिंग के अंदर लेक्चर दे रहा था इस बुखार के हवाले से, जरासीमों के हवाले से, और सारी सूरत हाल बता रहा था मेटर्निटी हॉस्पिटल्स की, कि अचानक इसने कहा कि भाई जरासीम बाहर से कहीं से नहीं आते और डॉक्टर खुद जरासीम ज़्यादा करते हैं उन ख़वातीन को जो हॉस्पिटल्स जाती हैं। दैट ही वॉज अफ्रेड दे वुड नॉट डिस्कवर दैट माइक्रोब्स, और उसने अपने खदशे का इजहार किया और उसने बोला कि दैट ही वुड नेवर डिस्कवर द माइक्रोब, कि शायद जैसी आप बात कर रहे हो ना कि जरासीम डॉक्टरों से जाते हैं, तो शायद ऐसा जरासीम जब वो कभी भी जाहिर ना हो सके, यानी अपने आप को जाहिर कर रहा था कि डॉक्टर जो होते हैं वो तो क्या नाम है इन्फेक्टेड नहीं होते, उनको तो कोई मसला नहीं होता। तो ये कह रहा है कि जैसा आप बता रहे हो इस हवाले से तो शायद जरासीम ढूंढना मुश्किल हो जाए बीमारी का। पास्चर रश टू द ब्लैक बोर्ड, पास्चर फौरन जी उसने जवाब दिया, वो फौरन ब्लैक बोर्ड की तरफ भागा एंड ड्रू द जर्म, और वहाँ पर उसने बुनियादी खाका बना दिया जरासीम का, सेइंग कहते हुए स्टॉप रुको, हियर इट इज पिक्चर, साथी ने बोला कि रुको एक मिनट, तुम जो कह रहे हैं ना कि नहीं ढूंढा जाएगा, साथ ही व्हाइट बोर्ड का क्या क्या किया उसने, पिक्चर बनाई और बोला हियर इट इज अ पिक्चर, ये रही तस्वीर उस जसूमे की जो डॉक्टर से ट्रांसफर होता है और उसको परपेरल फीवर वाली खातून को। Nowadays आजकल थैंक्स टू पास्चर एंड लिस्टर, पास्चर और लिस्टर का शुक्रिया, एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज़ एट मेटर्निटी, के जचगी के हॉस्पिटल के अंदर जो वबाई अमराज होती थी आर अननोन, आज उन अमराज को कोई भी नहीं जानता, यानी वो जो जरसूमा था उसको डिस्कवर कर लिया गया और बाद में उसका तरीक़े इलाज भी ढूंढ लिया गया। वी नो कम टू नो, अब हम इस तरफ आते हैं, ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, उसने वैक्सीन बनाने का तरीका भी दरियाफ़त किया। वीकेंड जर्म्स विच कैन बी इनोकुलेटेड इन मैयड क्वान्टिटीज़, कमज़ोर जरासीम लिए जाते थे मैयड क्वान्टिटीज़ के अंदर, नपीतुली मिकदार के अंदर, इनटू ह्यूमन बीइंग, इंसानी जिस्म में दाखिल किए जाते थे एज अ क्योर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफ द डिजीज़, बीमारी की रोकथाम के लिए, कास्ट बाई ऑर्डनरी अनवीकेंड जर्म, वो बीमारी जो गैर सेहतमंदाना जरासीमों की वजह से होती थी, यानी जो बीमारी आ जाती थी बॉडी के अंदर उसी बॉडी से जरासीम लिए जाते थे, उनको एक नपीतुली मिकदार के अंदर ले के दोबारा जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता था कुछ मोल्ड करने के बाद, चेंजेस के बाद, और यही जरासीम जो थे वो उस बीमारी को ख़त्म करने में मुआवन साबित होते थे। ही हैड, और ये जो तरीक़ाकार था दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन, यानी कि कमज़ोर जरासीमों को ले के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना। We know, he had gone away from his laboratory for a holiday in 1879, 1879 में वो लेबॉर्ट्री से बाहर निकला
वाइलिस्ट वर्क एट फाउल कॉलरा, और अब उसका काम चल रहा था फाउल कॉलरा पे, परिंदों को जो हैजे का मसला होता है उस बीमारी पे। एंड ऑन हिज रिटर्न, और जब वापस आया इस सर्च से, फाउंड ऑल हिज कल्टिवेशंस ऑफ द जर्म्स डेड आर डाइंग, तो देखा उसने कि तमाम जो जरासीम हैं वो मुर्दा हो चुके हैं। He proceeded in inoculate various birds with those dead or dying germs and found that the birds showed sign of illness but recovered. परिंदों के साथ भी उसने ऐसा किया, परिंदों की बॉडी से ही उसने जर्म्स लिए, उन जर्म्स को वीक किया और उसके बाद उन्हीं वीकेंड जर्म्स जो थे उनको दोबारा से इनोकुलेट किया परिंदों के जिस्म में, और देखा कि मामूली सा रद्द-ए-अमल दिखाने के बाद परिंदे ठीक हो गए। आइडिया देन अकर टू हिम, फिर उसको ये ख्याल आया ऑफ इनोकुलेटिंग देम विद द फ्रेश लॉट ऑफ वायरलेंट जर्म्स ऑफ चिकन कॉलेरा, कि हैजे का जो मसला है उसके अंदर भी मुहलिक जो है हैजे का मसला है उसका इलाज भी क्यों ना इस तरीके से किया जाए। एंड ही वाज अमेज्ड एट द रिजल्ट, और किया गया तो वो नताइज पर बड़ा हैरान हुआ। एंड विच दैट द बर्ड स्टिल रेजिस्टेड द डिजीज़, और देखा गया कि जो परिंदे थे उन्होंने कुव्वत मदाफत पूरी शो की और उन्होंने बीमारी को ख़त्म किया। दो अदर्स विच हैड नॉट बिन प्रीवियसली डोज्ड विद द एग्जॉस्टेड जर्म्स डाइट, यानी कुछ परिंदे ऐसे थे जिनको पहले इंजेक्ट किया गया था, कमज़ोर जरासीम लगाए गए थे, कुछ ऐसे थे यानी कि दोनों दो कैटेगरीज के अंदर, जो सेकंड वाले थे उनको एक दफ़ा फिर से लगाए गए और जो पहले वाले थे उनको नहीं लगाए गए। जो पहले वाले थे जिनको एक दफ़ा इंजेक्ट किए गए थे जर्म्स, वीकेंड जर्म्स, उन्होंने बीमारी दोबारा जाहिर करना शुरू की, और जिनको उन्होंने दोबारा से यानी जरासीम लगाने शुरू किए तो देखा उन्होंने उनका कुव्वत मदाफत जो थी, इम्यूनिटी सिस्टम वो टू मच स्ट्रॉन्ग हो गया और उस इम्यूनिटी सिस्टम ने ही परिंदों को रिकवर कर दिया। And also at the fact, at the fact that such a germs inoculated into healthy animal produce a mild type of illness, और उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जब भी कमज़ोर जरासीमों को जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हल्के से बीमारी की अलामतें पहले ज़ाहिर होती हैं, विच प्रोटेक्टेड द एनिमल फ्राम अटैक बाय द वायलेंट फॉर्म ऑफ डिजीज़, लेकिन यही बाद में अलामतें जब वो ठीक हो जाती हैं और ये जो कमज़ोर जरासीम है, जो वायलेंट फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, बीमारी की जो मौलिक सूरत है, उससे जानवर को बचाने में कारगर साबित होते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ टू विच पास्चर अप्लाइड इनोकुलेशन वाज हाइड्रोफोबिया। अब ये तरीका इलाज पहली दफ़ा इंसानों के ऊपर आजमाया गया। बीमारी थी हाइड्रोफोबिया, पागल कुत्ते, बौले कुत्ते के काटने की बीमारी। और रेबीज़, इसको रेबीज़ भी बोला जाता है। हॉरिबल इलनेस, ये बड़ी खौफनाक बीमारी है, प्रोड्यूस बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, जो पागल कुत्ते के काटने से होती है। टू गिव वन सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, one need only read such a description as the following of a child of 5 admitted to a French hospital। कहता है अगर तफसील देखनी है कि इस बीमारी का शिकार होने वाले लोगों के साथ क्या होता है तो तफसीलात बड़ी खौफनाक हैं। और कहता है इसका इलाज शुरू किया उसने हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चे के ज़रिए। चाइल्ड ऑफ 5 साल बच्चा जो था वो उसके हॉस्पिटल लाया गया। द अनफॉर्चुनेट लिटिल पेशेंट, और बदकिस्मत ये छोटा सा जो मरीज़ था, प्रेजेंटेड ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोफोबिया, इसमें पागल कुत्ते के काटने के बाद जो बीमारी होती है उसकी सारी अलामतें मौजूद थीं। स्पैज्म, दौरे पड़ रहे थे इसको, रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही थी, शडर्स, लर्जा तारी था, कांप रहा था पूरा जिस्म, एट द लीस्ट ब्रेथ, और सांस उखड़ा हुआ आ रहा था, एन आर्डेंट थ्रस्ट, और शदीद किस्म की प्यास हो रही थी, अकम्पनीड विद एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, प्यास भी शदीद, भूख भी शदीद, लेकिन निगलने में भी शदीद तरीन प्रॉब्लम थी, यानी पानी तक नहीं पिया जा रहा था। कन्वल्सिव मूवमेंट, और बड़ी पागलों वाली यानी झटके लग रहे थे उसको, कन्वल्सिव मूवमेंट यानी बॉडी पूरी जो थी उसको झटके लग रहे थे। फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज, और शदीद गुस्से के बहुत ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे। यानी ये पूरी तफसील बताई कि जो पागल कुत्ते के काटने के बाद जो मरीज़ होता है उसकी हालत क्या होती है, और ये किसकी हो रही थी, एक 5 साल बच्चे की जो उसके पास लाया गया था। चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हॉरिबल सफरिंग, और बच्चा जो था वो 24 घंटे के बाद मर गया। सफोकेटेड बाय द म्यूकस, सिर्फ इस वजह से कि सफोकेशन यानी गला उसका हलक बंद हो गई थी बलगम और थूक की वजह से, और निगली नहीं जा रही थी कोई भी चीज़, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। विच फिल्ड द माउथ, और उसका पूरा मुंह जो था वो बलगम और थूक से भर गया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, इट्स जर्म्स हैज़ नेवर बिन फाउंड, अभी तक इसके जरासीमों का पता नहीं लगा था कि जरासीम कैसे हैं, यानी कैसे अटैक करते हैं वो।
बट इट वॉज नोन दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया वाज द नर्वस टिश्यू। एक चीज़ का आइडिया लगा लिया गया था कि असल में नर्वस टिश्यू हैं, असाबी जो खुली असाबी रेशे हैं वो इफेक्ट होते हैं इस बीमारी से। एंड पास्चर ट्राई टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यूज ऑफ एन एनिमल, और पास्चर ने जानवरों के कुछ नर्वस टिश्यूज पे काम शुरू किया विच हैड डाइड ऑफ द डिजीज, जो इसी बीमारी से मरे थे, एंड अटेनुएटिंग इट, और उसको अटेनुएट किया यानी कमज़ोर करके उसको इस्तेमाल में लाने की कोशिश की। विच ही फाउंड कुड बी डन बाई एक्सपोजिंग अ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ रैबिट्स, और उसने तजर्बा किया एक रैबिट के ऊपर, एक खरगोश की रीढ़ की हड्डी के ऊपर, टू ड्राई एयर विच वीकेंड इट अंटिल आफ्टर 14 days इट वॉज हार्मलेस। इस तरीके इलाज को, वैक्सीनेशन का तरीके इलाज ही जो था वो अप्लाई किया किसके ऊपर, एक रैबिट के ऊपर। 14 दिन तक वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया, लेकिन बिल आखिर क्या हुआ, उसके टिश्यूज जो थे वो दोबारा रिकवर होने शुरू हो गए। Attenuated spinal cord introduced into dogs rendered them immune to hydrophobia। यही तरीका इलाज जो था वो बाद में अप्लाई किया गया हाइड्रोफोबिया के जो मरीज थे उनके ऊपर। बट द ट्रीटमेंट वाज नॉट ट्राइड ऑन ह्यूमन बीइंग अंटिल 1885, लेकिन 1885 तक इस तरीके इलाज को अभी तक इंसानों के ऊपर नहीं आजमाया गया था। व्हेन अ बॉय जोसेफ मिस्टर, जब एक लड़का जोसेफ मिस्टर वाज ब्रॉट टू पेरिस, उसे पेरिस लाया गया फॉर ट्रीटमेंट इलाज के लिए फ्रॉम अ लिटिल प्लेस इन अल्सेस इलाके से उसे लाया गया था। ही हैड बीन बाइटन बाई मैड डॉग, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले उसको पागल कुत्ते ने काट लिया था। एंड नो ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट एज अ रूल डेवलप हाइड्रोफोबिया फॉर अ मंथ आर सो आफ्टर बीइंग बिटन अ पास्चर। अब पागल कुत्ते के काटने की जो इलाज था वो महीनों लंबा नहीं था, यानी जल्द अज जल्द इलाज मुमकिन हो रहा था। बीइंग एज यूजुअल एक्सट्रीमली एंक्शियस टू वार्ड ऑफ सफरिंग, और तकलीफ जो थी उसको वार्ड ऑफ करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, दूर करने की। अंडरटुक द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय बाय इनॉकुलेशन, इस लड़के को लाया गया हॉस्पिटल, इसका इलाज शुरू कर दिया गया बाय इनॉकुलेशन, यानी इंजेक्शंस के जरिए इनॉकुलेट किया गया। विच वर कंटिन्यूड फॉर 10 days, 10 दिन तक उस बच्चे का इलाज किया गया। मीन वाइल इसी दौरान द बॉय वॉज हार्डली इल, लड़का कम बीमार हुआ एट ऑल, एंड प्लेड अबाउट द लेबॉर्ट्री वेरी हैप्पीली, और लेबॉर्ट्री के अंदर बड़ा खुशी खुशी खेलता होता था। दो पास्चर वाज डिवर्ड बाय फियर्स एंड एंग्जाइटी अबाउट हिज रिजल्ट, पास्चर जो कि तजर्बा कर रहा था, बच्चा तो बिल्कुल तंदुरुस्त खेलता भी था, लेकिन पास्चर मुसलसल परेशान था इसके नताइज के हवाले से कि नतीजा क्या निकलता है। हैवर द बॉय वाज एब्सोल्युटली क्योर्ड, मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। एंड 2 months लेटर आ शेफर्ड, और 2 महीने के बाद एक चरवाहा who had been bitten by a mad dog, जिसको पागल कुत्ते ने काटा था, was similarly cured, उसका भी इसी तरीके से इलाज हुआ। And 3 months later 350 cases had been treated, इसके बाद 2-3 महीनों बाद 350 से ज़ायद केसेस का इलाज हुआ with only 1 death, और उनमें से सिर्फ एक जो मरीज था उसकी डेथ हुई। By 1899 1899 तक more than 23,000 people had been undergone this treatment, 23,000 से ज़ायद लोग इस तरीक़ाकार से इलाज करवा चुके थे। एंड द नंबर टुडे मस्ट बी लार्जर स्टिल, और आज ये तरीक़ेकार के ज़रिए इलाज करवाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। डेथ अमंगस दीज वर लेस दैन 1/2%, यानी 0.5 आधा % सिर्फ शरह अमवात थी इस तरीके इलाज के ज़रिए। एंड देर इज़ नो डाउट दैट मैनी ऑफ द रेस्ट वर सेव्ड फ्राम टेरिबल डेथ बाई पास्चर वर्क, के पास्चर के काम की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो बचा लिए गए उनको। इसके साथ ही आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी थर्ड टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है, पार्ट 3 इसका। और आज की क्या नाम है डिस्कशन के अंदर एक रेबीज़ के बारे में हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन हुई है, बल्कि उसने पूरी डिटेल्स दी हैं रेबीज़ क्या, हाइड्रोफोबिया का शिकार होने वाले जो लोग होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर उस तरह से किस तरह उसने इनोकुलेशन का काम किया, रेबीज़ के बारे में डिटेल्स। उसके बाद हमने फाउल कोलरा का शॉर्ट सी डिस्कशन की है, परिंदों के हैज़े के ऊपर उसने काम किया, और उसके अलावा जो पैरालिसिस था यानी कि फालिज के ऊपर किस तरह से उसने काम किया। ये 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस किया। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लास्ट पार्ट और साथ में इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस की जाएगी। और मूव करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ, और वो है पैराग्राफ, कंटिन्यूस सॉल्व पैराग्राफ। आज हम डिस्कस करेंगे 19 to 21, और मूव करते हैं आज की फ़र्स्ट पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 19। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, होली प्रॉफिट सल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। आप मक्का में पैदा हुए, ही वाज बोर्न इन मक्का। अरब उस ज़माने में बहुत बुत प्रस्त थे, द अरब्स वर आइडल वर्शिपर इन दैट एरिया। पूरा मुआशरा मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला था, द होल सोसाइटी वाज सफरिंग फ्राम इवल्स। आप सल्लम ने बहुत पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी, ही लेड अ वेरी पायस लाइफ। 40 बरस की उम्र में आप सल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया। एट द एज ऑफ 40 ही सल्लम बिगेन टू प्रीचिंग ऑफ इस्लाम।
अरब फ़ौरन आपके खिलाफ हो गए, सडनली द अरब्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, आपको कई तरह से तंग किया गया, ही वॉज टीज्ड इन मैनी वेज, आप सल्लल्लाहु ने सब मुश्किलात बर्दाश्त की, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर ऑल द डिफ़िकल्टीज़, और कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और ये ज़्यादातर गरीब लोग थे, सम पीपल एम्ब्रेस इस्लाम एंड दीज वर मोस्टली द पुअर पीपल। और आज के लेक्चर का सेकंड पैराग्राफ नंबर 20। एक दफ़ा अकबर बादशाह शिकार को गया, वहाँ उसने एक शिकार देखा। वंस अकबर द किंग वेंट टू द हंटिंग एंड ही सी अ लायन देयर, शिकारियों को उसका पीछा करने का हुक्म दिया गया। ही ऑर्डर्ड द हंट्समैन टू चेज इट, शेर घनी झाड़ियों में छुप गया। द लायन हिड हिमसेल्फ इन थिक बुशेस, और शिकारी इधर उधर फिरते रहे और नाकाम लौटे। द लायन हिड हिमसेल्फ हंट्समैन वांडेड हियर एंड देयर एंड रिटर्न्ड अनसक्सेसफुल। बादशाह घोड़े से उतरा, बंदूक भरी और जंगल में दाखिल हो गया। द किंग डिसमाउंटेड द हॉर्स, लोडेड द गन एंड एंटर्ड द जंगल। काफ़ी फासले पर उसने दो चमकती आंखें देखी। ही सा टू ग्लोइंग आइज एट अ ग्रेट डिस्टेंस, इन पर निशाना बांधा और गोली चला दी। ही एम्ड एट देम एंड फायर्ड, शेर गरजा और ठंडा हो गया। द लाइन रोड एंड डाइड, शिकारियों ने बादशाह को दाद दी। द हंटर्स अपलॉडेड द किंग। और लास्ट पैराग्राफ 21। बिजली के फ़ायदे से किसी इनकार है, नो वन कैन डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर इसकी बचत की अहमियत से अमूमन लोग आगाह नहीं होते। बट पीपल आर नॉट यूजली अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग इट। बिजली हमारे घरों को मुनव्वर करती है। इलेक्ट्रिसिटी इल्यूमिनेट्स आवर हाउसेज, ये इस्त्री, फ्रिज, पंखे और टेलीविज़न चलाती है। इट सेट्स आयरन, फ्रिज, फैंस एंड टेलीविज़न इन मंथ्स, और मुल्क की तरक्की में इसका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ट्यूबवेल और मशीनें भी चलती हैं, बिकॉज ट्यूबवेल्स एंड मशीन्स आर आल्सो सेट इन मोशन बाय इट। आजकल हमारे दरियाओं में पानी की कमी की वजह से पन बिजली की पैदावार बहुत कम हो गई है। दीज डेज द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम लेस ड्यू टू स्केरसिटी ऑफ वाटर इन आर रिवर्स, इसलिए मजबूरन हुकूमत को लोड शेडिंग करना पड़ती है। वी शुड सो गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सरसाइज लोड शेडिंग अंडर कंपल्शन, हमें बिजली बचाने की आदत डालनी चाहिए। वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे हमें भी फ़ायदा होगा और मुल्क की सनतें भी चलेंगी और मुल्क खूब तरक्की करेगा। इट विल ब्रिंग बेनिफिट्स टू अस एंड द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री विल रन एंड द कंट्री विल मेक प्रोग्रेस। इसके साथ ही आज के लेक्चर का हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ चाहते हैं। दोनों टॉपिक्स आज के कंप्लीट हैं। अगर फर्दर